नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे। आज हम लोग शानदार सेशन डिस्कस करेंगे, यानी उसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन को हल कैसे करें। समझ रहे मेरी बात? यानी हमारा जो एग्जाम होने वाला है आपका मार्च में होने वाला है, 2023 को होने वाला है। यानी टर्म 1 की एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो होगा टर्म 1 की, उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, यानी यार एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे जो जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ मैं आपको 100% बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% है कि यही मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, बट उससे भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही क्वेश्चन को मैं आज ले आया हूँ कि इसमें आप किस प्रकार का हल कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे जो जो क्वेश्चन बनने वाला इंपॉर्टेंट उसकी बात करेंगे। और बात करते कि कोई भी क्वेश्चन को आप किस प्रकार के याद रखें, यानी कोई भी सब्जेक्ट की बात करें या मैथ की बात करें, सोशल साइंस की बात करें या साइंस की बात करें, उसको स्टोरी के हिसाब से बनाए, यानी कहानी के हिसाब से उस कहानी को कहानी बनाए, हर चैप्टर का कहानी बनाए, तो ही आप सक्सेस कर सकते हैं, यानी अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेरा कहना ही है कि अच्छे नंबर लाना सबसे बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है, आपको डीप में जाना है और क्वेश्चन को समझना है। समझ रहे? बोर्ड परीक्षा में पास करना ही सबसे बड़ी फायदा नहीं, और आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जाम है उसको क्रैक करना है ना। रेलवे की है, एनटीपीसी की है, बात करें एसएससी की, तो उसको भी क्रैक करना है, इसलिए आपको डीप में जाना ही पड़ेगा। और एमसीक्यू जो भी रहेगा आपका बेस्ट होगा। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो बेस्ट रहेगा, और आपका 100% बता रहे हैं कि वो आप एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन करेंगे वो रियल लाइफ में सोचे। समझ रहे मेरी बात? रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, कोई भी सवाल होगा आपका रियल लाइफ से जुड़ी हुई रहेगा। तो आइए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए चलते देखते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपसे सवाल पूछा गया कि बाव में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबॉन को साफ क्यों किया जाता है। समझ रहे मेरी बात? आपसे सवाल पूछा गया कि बाव में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबॉन को साफ क्यों किया जाता है। बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम होती क्या है? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक प्रकार का मेटल है। बात करें मेटल की, बात कर रहे हैं मैग्नीशियम। रियल लाइफ में सोचे, समझ रहे मेरी बात? रियल लाइफ में सोचे तो मैग्नीशियम क्या है? एक प्रकार का आपका मेटल है। और मेटल क्या ऑक्साइड बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। समझ रहे मेरी बात? तो मेटल जो है ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें MgO बनाएगी। MgO, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो 2 MgO होगा, इस साइड भी 2। हम लोग बैलेंस इक्वेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं। बात करें मैग्नीशियम रिबन की, तो मैग्नीशियम का मेटल है ये, आप मान लीजिए कि मेटल है, ये मेटल है, मैग्नीशियम की मेटल है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का एक मैग्नीशियम मेटल है। और बाव में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये मैग्नीशियम मेटल है। रियल लाइफ में सोचे तो मैग्नीशियम मेटल में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के मतलब आपका वातावरण में एयर है, एयर है मतलब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती क्या है? यानी ये जो आपका मेटल दिख रहा है मैग्नीशियम की, इसके ऊपर आपका ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, मैग्नीशियम का परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम जो है उसको रगड़ा क्यों जाता है जलाने से पहले? रगड़ा इसलिए जाता है कि इसको ऑक्साइड जो इसको क्लीन किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरीके से जले और क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। समझ रहे मेरी बात? कोई दिक्कत? तो इसलिए हम लोग साफ करते हैं उसको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए, उस ऑक्साइड को जैसे हम लोग हटाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरीके से जलेगा, और जो भी आपका जलेगा वो व्हाइट कलर में आपका जलेगा। समझ रहे? और जो भी राख बनेगा, राख की बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। राख होने के बाद फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड माने जो भी आपका चूर्ण बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और जो राख होगा वो कौन सा कलर की होगी? व्हाइट कलर की, वो भी सफ़ेद कलर की होगी। आपसे सवाल पूछा जाएगा किस प्रकार की, कि एमसीक्यू में जो शॉर्ट क्वेश्चन की होती है, ऑप्शन जो रहता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से कौन सा कलर आपका जलती है, तो सफ़ेद कलर की यानी व्हाइट कलर की जलती। और चूर्ण जो भी होगा उसको क्या आपका चूर्ण जो बनेगा, राख बनेगा, वो भी व्हाइट कलर की होगी। तो मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है भाव में जलाने से पहले कि उसमें ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन की सहायता अच्छी तरीके से जले, इसलिए उसको साफ किया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आए? चमका कि नहीं बोलो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं किसी पदार्थ तो एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीपावली का मौसम है, आप समझ रहे हैं, आपका घर क्या आप लोग पेंट करते हैं, सफेदी करने की बात करें, व्हाइट कलर की बात कर रहे हैं, आप घर में अपना क्या बनाते हैं। रियल लाइफ में सोचिए, कोई भी सवाल को रियल लाइफ में सोचिए। आपसे आप जैसे कि दीपावली का मौसम है, अभी आप लोग क्या मार्केट जाते हैं और व्हाइट कलर के लाते हैं ना कि चूना, सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो बात करें पदार्थ एक्स का नाम बताइए, नाम क्या होगा एक्स का नाम। एक्स का नाम क्या हुआ, एफ का नाम आपका आएगा क्या, CaO। इसी को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है, CaO है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं इसको, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड है। समझ रहे मेरी बात, ये क्या कैल्शियम ऑक्साइड, यही तो चूना है, बुझे बिना बुझा हुआ चूना, इसी को क्या नाम से जाना जाता है, बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। समझ रहे मेरी बात, आप लोग सफेदी करने में यूज करते हैं ना, पेंट करते हैं ना अपना घर को दीपावली के मौसम में, तो क्या होती है कैल्शियम ऑक्साइड लाई। समझ रहे मैं, तो उस पदार्थ जो बात एक्स, एक्स क्या है, एक्स आप कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट वो है कि उसके जल के साथ अभिक्रिया, मान लीजिए कि आप वाटर है, वाटर में आप डालोगे ना चूना को, आप डाल रहे हैं, तो वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी, वाटर के साथ रिएक्शन कैसी होगी, देखो जैसे कि आप क्या था, आप कैल्शियम ऑक्साइड था, समझ रहे मेरी बात, कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें आप वाटर मिला रहे हैं H2O। H2O क्या है आपका, जल, जल का अनुसूत्र क्या है H2O। रियल लाइफ में सोचे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ आपका वाटर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। जल के साथ अगर अभिक्रिया करती है बिना बुझा हुआ चूना, तो आपको बनाया क्या, CaOH2। CaOH2 क्या है आपका, बुझा हुआ चूना। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। समझ में आ रही मेरी बात, इसको क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसको CaOH2 क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही मेरी बात, चमका कि नहीं बोलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यकता है। रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, यानी जैसे कि हम बात करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे MgO2 बनाया, संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान, अभिकारक, तो इसको क्या बोला जाती है, अभिकारक बोला जाता है, अभिकारक, इसको अभिकारक बोला जाता है, इसको उत्पाद बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात, हम लोग इसमें पहले पढ़ चुके हैं। इस साइड जो भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और जो अभिकारक मिलके क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या, अभिकारक जो भाग लिया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग लिया और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उत्पाद जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या तथा उत्पाद तो कुल द्रव्यमान संख्या अगर बराबर होती है, यानी बराबर होती है दोनों तरफ, तो उसको रासायनिक संतुलित समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इधर भी मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम इधर भी मैग्नीशियम एक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देखो O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी यहाँ भी 2 होना चाहिए, समझ रहे। तो यहाँ अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 लगाना पड़ेगा आगे, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया है, मैग्नीशियम कितना है 1 है, तो इधर भी 2 लगा दो, तो इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो रही है। तो सवाल आपसे पूछा गया रासायनिक, क्या बोल रहे हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या बताता है। एंटोनी लेवेजर ने सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। उसने क्या बताया कि द्रव्यमान का संरक्षण, यानी द्रव्यमान का न तो विनाश होती है, न ही आपका सृजन होती है। जितना आपका द्रव्यमान रहती है सबसे पहले उतना ही अब अभिक्रिया होगी, उसके बाद ही उतना ही रहेगा।
इसलिए हम लोग संतुलित करना आवश्यकता होता है। संतुलित करना क्यों आवश्यकता है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार अगर हम लोग नहीं संतुलित करते यानी कम बेसी हो जाता है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए संतुलित करते हैं। किसके आधार पर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। नहीं समझा? चमका कि नहीं? देखो जैसे कि आपका 5 किलो का आपका पास क्या है? स्टोन है। आपके पास 5 किलो का पत्थर है, जैसे आप तोड़े हैं, तोड़े तो क्या हुआ आपका? एक 3 किलो का आया, फिर आपका 1.5 किलो का, फिर 1.5 किलो का। समझ रहे मेरी बात? तो वो कहना यही चाह रहा है कि 5 किलो का स्टोन है, पत्थर है, अगर हम तोड़ते हैं, समझाने के तरीका हम बोल रहे, तो 3 किलो का एक पत्थर हुआ टुकड़ा, दूसरा 1.5 किलो का, और फिर एक 1.5 किलो का। समझ रहे मेरी बात? टोटल कितना किलो है आपका? ये आपका 1.5 ये 2 किलो सोच लीजिए, ये 2 किलो है, तो 1.5 3 किलो और 2 किलो 5 किलो। बात करते 5 किलो जो था वो 5 किलो ही होगा, यानी जो भी उसको तोड़, देख पत्थर को हम तोड़ रहे हैं, 5 किलो है, 5 किलो अगर तोड़ या 3 टुकड़ा हुआ, हो सकता है ये 2 किलो और 1.5 किलो का होगा, तो 5 किलो तो रहेगा। इसका मतलब तो नहीं है 4 किलो बनेगा, उसका वही कहना चाह रहा है। अगर उसका भी द्रव्यमान जितना रहेगा, रिएक्शन होने के बाद उतना ही रहेगा। समझ रहे मेरी बात? बात करते किसके आधार पर हम लोग इसको इक्वेशन को संतुलित कर रहे हैं? इक्वेशन को संतुलित हम लोग गुणांक के आधार पर कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाए किसके आधार पर आप लोग इक्वेशन को संतुलित करते? गुणांक के आधार पर, माने गुना करके हम लोग करते हैं। ये नहीं इससे जोड़ रहे, इसके पीछे तो नहीं लगा रहे हैं कुछ, इसके आगे जो लगा रहे हैं यानी गुना करके लगा रहे हैं। आज जो भी हम लोग मेथड से यूज करते हैं, जो भी रासायनिक संतुलित समीकरण को जैसे संतुलित कर रहे हैं, वो कौन सा मेथड से करते हैं? तो हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड। एक नंबर के क्वेश्चन आपसे सवाल पूछेगा कि संतुलित जो आप जो करते हैं रासायनिक समीकरण संतुलन करते हैं, किस मेथड से करते हैं? ना हीट एंड ट्रायल मेथड से। और किस द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है? नो, ये आपका किस मतलब किसके नियम से आधारित है? ये आपसे पूछा कि किसके नियम से आधारित है संतुलित रासायनिक समीकरण, किसके आधार पर हम लोग संतुलित करते हैं? ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित है। चमका कि नहीं बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। तो आइए चलते हैं कैसे संतुलित करें समीकरण को। पहला आपसे सवाल पूछा गया, देखो HNO3 प्लस CaOH2 बना क्या CaNO3 फिर 2 प्लस H2O। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा कि संतुलित कैसे करें और किस मेथड से कर रहे हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। और किसके आधार पर कर रहे हैं? गुणांक के आधार पर। समझ रहे मेरी बात? तो हाइड्रोजन देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है आपका? HNO3। देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, यहाँ देखो Ca कितना है, ये भी C है। OH आपको दिया OH2 है, OH2 है। यहाँ देखो N3 है, NO3, माने इसका मीन्स क्या है? ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 है, 3 और 2 गुना है यानी 6 है। नाइट्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 6 है। H2 कितना? H2O यानी हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 1 है। यहाँ देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका? हाइड्रोजन 1 है। अगर हम इसको 2 लगा देते हैं आगे तरफ 2, तो हमारा क्या बन रहा है? यानी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 4 हो गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी आप 2 लगा सकते हैं। तो 2 लगा देंगे तो क्या होगा आपका? आगे तरफ 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हुआ, ऑक्सीजन भी 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 × 3 6 हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका? यहाँ 6 हो रहा है और यहाँ पे 2, यानी टोटल 6 और 2 8 हो रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 3 और 2 कितना हुआ? 3 2 × 6, 6 और 2, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, तो आपका 8 हुआ, यानी संतुलित हो गया। समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2OSO4 की बात करें, रिएक्शन होने के बाद क्या बना रहा है? Na2 सोडियम सल्फेट प्लस H2O, वाटर की बात करें, वाटर बना रहे हैं।
समझ रहे मेरी बात। तो संतुलित कैसे करें, Na देखो Na कितना है, यहाँ पे 2 है, तो सोडियम जो है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो सोडियम कितना हुआ 2 हुआ। SO4 यहाँ भी SO4 है, SO4 है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। बात करें H2O की, H2 तो ठीक है, SO4 यहाँ देखो O, ये जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2 से गुना जब किया तो पूरा में गुना हो गया, तो इससे सोडियम भी 2 हुआ, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी 2, यानी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 लगाने से क्या हाइड्रोजन 4 हुआ, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2 4, ये समीकरण संतुलित हो गया। समझ रहे मेरी बात। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 बनाया, इसको समीकरण संतुलित करें। देखो NaCl Na ठीक है, Cl यहाँ भी Cl लिखिए, ठीक है, चलो Ag बराबर है NO3 बराबर, संतुलित है, इसको कुछ नहीं करना, ये संतुलित है। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट देखो BaCl2 प्लस H2OSO4 की बात करें तो रिएक्शन होने के बाद क्या बना है, BaSO4 प्लस HCl। देखो Ba बराबर है, इसको नहीं करना, Cl2 Cl1 है, यहाँ पे Cl2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 ठीक है, H2 हो गया इस साइड, SO4 बराबर है, इक्वेशन हो गया। समझ रहे। तो ये कौन सा मेथड से कहते हैं, हीट एंड ट्रायल, इसको क्या बोला जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया, देखो कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। बात करें ऊष्माक्षेपी की, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि अभिक्रिया में जैसे रिएक्शन हो रहे, रिएक्शन होने के बाद आपका क्या हीट रिलीज होता है, यानी हीट का उष्मा का उत्सर्जन होना, जैसे कि आप लकड़ी जला रहे हैं तो उसके साइड में आप जाते हैं तो हीट क्या होती है, उत्सर्जन होती है, तो उसी को बात करेंगे। जैसे कि बात करेंगे किसकी, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, प्लस क्या बनाएगा आपका, हीट रिलीज करेगा, हीट यानी उष्मा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसी को कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर रासायनिक अभिक्रिया में जैसे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी उत्पाद जो भी उत्पाद बना निर्माण के साथ उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, माने हीट आपका रिलीज हो रहा है, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो मैग्नीशियम की बात करें, जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, ये हीट क्या है, यानी उष्मा, इसको एनर्जी बोलते, ऊर्जा बोल सकते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा का उष्मा का उत्सर्जन हो रही है, तो उसी का हम लोग क्या बोले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो MgO 2Mg, यहाँ पे 2Mg, तो ये भी रिएक्शन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये संतुलित है। समझ रहे मेरी बात। ऊष्माक्षेपी की बात करें, ये ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी की बात करें, ऊष्माशोषी होती क्या, अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब हम किसी को रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराते वक्त अगर उष्मा का आपका एब्जॉर्बेशन हो रहा है, यानी अवशोषण हो रहा है, जैसे खींच रहा है। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि वाटर था, H2O था, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसमें हम करंट फ्लो दिए, करंट दिया, वाटर में करंट दे दी, तो आपका कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। तो उष्मा का यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा जो हम दिया तो क्या हुआ, इसमें आपका एब्जॉर्बेशन हुआ, मतलब अवशोषण हुआ, उष्मा को खींच रहा है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में हम यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का आपका अवशोषण कर रहा माने खींच रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोले, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में चमका कि नहीं, बोलो। H2O क्या, वाटर है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा,
किससे रिएक्शन करा रहे हैं, करंट जब दे रहा है, यानी विद्युत हम लोग जब करंट दे रहे हैं वाटर में, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, दो गैस रिलीज हो रहा है, समझ रहे मेरी बात। तो क्या किया हम लोग, उष्मा दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारा है, उसमें तापमान के हिसाब से दे सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा इक्वेशन होगा जो आपका हीट का ऑब्जर्वेशन होता है, यानी अपशोषण होता है। अगर हीट का अपशोषण कर रहा है कोई भी रिएक्शन होने से उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, तो हम लोग उसमें क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। बात करते हैं श्वसन की। जैसे कि हम लोग कोई फूड लेते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई फूड खा लेते, जैसे हम लोग कोई फूड लिया, तो फूड में क्या पाया जाता है, जैसे चावल लिया आप, रोटी लिया, तो रोटी जो लिया यानी चावल लिया, चावल में क्या पाया जाता है आपका, रियल लाइफ में सोचिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी में टूटता है, किसके हिसाब से टूटता है, ग्लूकोज के हिसाब से। ग्लूकोज क्या है, जैसे आप लोग ग्लूकोज खाते हैं ना, आपका तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, डायरेक्ट ग्लूकोज दे देता है, यानी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं दे रहा, कार्बोहाइड्रेट से उससे भी आपका क्या पाचन होने के बाद वो ग्लूकोज बनता है, तो आपका बॉडी में तुरंत मिल जाता है आपका ग्लूकोज। बात करते हैं कि चावल और ये रोटी ऐसे कुछ भी खाना खाते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको डाइजेशन करता है। समझ रहे मेरी बात। तो वो होती क्या है कि जैसे हम लोग खाया, तो खाना में उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, आपका ग्लूकोज में टूटता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी C6H12O6 होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला यही है, समझ रहे मेरी बात। और जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में टूटता है, तो हमारे बॉडी में सेल पाई जाती है, बहुत सारा सेल, और सेलों में क्या पाई जाती है, आपका ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होती है। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे आप इसमें रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनाता है, आपका CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाता है, जल प्लस ऊर्जा या उष्मा बोल सकती। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया, चमका कि नहीं बोलो। तो ग्लूकोज पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आपका हमारा बॉडी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है ग्लूकोज के हिसाब से टूटता है, और हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा तब तो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा तब तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, ऐसे ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन हमारा बॉडी में है ना, है कि नहीं हमारा बॉडी, तो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा ना। तो ये आपका क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में H2O बना रहा है, जल बना रहा है, साथ में ऊर्जा बना रहा है। अरे भाई, हम जब कुछ भी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हमको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है तब तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी वस्तु को लेकर जा पा रहे हैं, किसी वस्तु को उठा रहे हैं, जैसे हम अभी लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, हमारा बॉडी में एनर्जी है तब तो, ऊर्जा है तब तो इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रही, चमका कि नहीं बोलो। तो श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाती है। तो ये क्या होगा आपका, हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे देखो, इसको संतुलित करो, तो ये आपका 6 आएगा, ये 6, ये भी आपका 6 होगा, ये 6 होगा। अच्छा, ये ऑक्सीजन का O2, ठीक है। तो ये हुआ क्या, देखो कार्बन 6 था, यहाँ भी कार्बन 6, ऑक्सीजन कितना हुआ 2, यानी 12 हुआ। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, यहाँ भी देखो 6, यहाँ भी 6, समझ लो मेरी बात, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये कार्बन कितना है, यहाँ भी 6 है, समझ रहे मेरी बात। तो ये भी आपका 6 होगा, ये संतुलित है। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन को बोल रहे रियल लाइफ में सोचिए, कोई भी सवाल हो रियल लाइफ में जुड़े, समझ रहे मेरी बात, नहीं कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों बोला जाता है। बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या, वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, और आपका संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो देखो,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बात करें कि हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाया H2O, कोई दिक्कत, वाटर बनाया, यानी कोई दो या दो से दो हो सकता है, उससे अधिक हो सकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे, सिंगल है, समझ में आ रही, सिंगल उत्पाद का यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, जैसे कि H2O था, वाटर था, इसको हम लोग कारण दिए, कुछ भी दे सकते हैं, कारण दिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिलीज हुआ, समझ रहे मेरी बात। इसको संतुलित करते हैं, ये भी संतुलित हो जाती है, इसको भी संतुलित कर रहे हैं, तो ऐसा हाइड्रोजन 2, ये भी 4, ऑक्सीजन 2, समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या, वियोजन अभिक्रिया की बात करें, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद एकल अभिकारक रहती है। बात करें H2O की, तो एकल उत्पाद प्रोडक्ट ये है आपका, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और रिएक्शन होने के बाद क्या बना रहा है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, समझ में आ रही मेरी बात। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक जब रिएक्शन करती है अभिकारक, तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है। ये क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, यानी एक अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसके विपरीत हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रही मेरी बात। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, मिला के वाटर बनाया, वाटर को जब हम लोग रिएक्शन कराए करंट के, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसलिए वो बोल रहा है, ऐसा बात नहीं कि इसका इक्वेशन, देखो आपको समझाने के लिए हम बताए, ये रियल लाइफ के इक्वेशन है, ये आपको बता रहे हैं कि संयोजन वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है। ये क्या है ना, 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, और ये क्या है, एकल अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक आपको उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। लिख सकते हैं कि नहीं एग्जाम में, चमका कि नहीं, बोलो। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। आइए डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, समस्या नहीं है। क्वेश्चन में आपसे बोला कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका अंतर बताइए, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन अभिक्रिया की बात करें, विस्थापन होती क्या है। देखो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, जैसे हम आपका लोहा के साथ आपका रिएक्शन कर रहे हैं, सॉलिड में है कॉपर सल्फेट के साथ, ये एक्वियस फॉर्म में है, यानी जलीय विलयन में बना क्या रहा है, बना रहा है आपका लोह सल्फेट या आयरन सल्फेट प्लस Cu, समझ में आ रही मेरी बात। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व क्या करते हैं, कम क्रियाशील वाले तत्वों को रिप्लेस करता है, यानी डिस्प्लेस करता है, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए था हमारे पास लोहा आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जलीय विलयन के साथ रिएक्शन किया, ये क्या किया ना, लोह सल्फेट बनाया, यानी आयरन सल्फेट बनाया, या फेरिक सल्फेट बोल सकते हैं, प्लस कॉपर को डिस्प्लेस किया। था हमारे पास जलीय विलयन कॉपर सल्फेट एक साथ, कॉपर को डिस्प्लेस किया, कौन, लोहा, लोहा क्या किया, आयरन, इसको डिस्प्लेस किया और अपना सल्फर के साथ मिल गया। और ये क्या है, एक्वियस फॉर्म है, ये जलीय है, और ये आपका सॉलिड में बनाया, कोई दिक्कत। तो क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, यही होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व
कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को डिस्प्लेस करता है, यानी विस्थापित कर देते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया का। बात करेंगे सिंगल की, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, सिंगल है, सिंगल क्यों, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट्स का, सिंगल तत्व को डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया। बात करेंगे द्विविस्थापन की, द्विविस्थापन होती क्या, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, यानी टू एलिमेंट्स का डिस्प्लेस होगा। देखो कैसे कि ये सिंगल एलिमेंट का हो रहा था, तो हम लोग बात करेंगे डबल की, डबल, देखो डबल की, जैसे कि डबल की बात करें, जैसे सोडियम सल्फेट था हमारे पास, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ, बना क्या रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये एक्यूएस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये आपका एक्यूएस में था, ये भी एक्यूएस, यानी जोलियो विलयन में दोनों था। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया? तो होती क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये डबल एलिमेंट का डिस्प्लेस होगा। देखो सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेस हुआ इसके साथ, ये डिस्प्लेस हुआ इसके साथ, NaCl बनाया, तो इसको रिएक्शन को संतुलित करो, 2NaCl 2NaCl Na2, ठीक है, संतुलित है, कोई दिक्कत? तो इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होती है, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है। बात करेंगे BaSO4 की, तो Ba और SO4-2, ये होती क्या है, ये आयन है। आयन होती क्या है, देखो हम इससे पहले भी आयन के बारे में बात कर चुके हैं, आयन की बारे, आयन होती क्या है, तो बात करते हैं BaSO4 क्या है, सॉलिड है, यानी अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होती है, अभिलेय पदार्थ होती है। समझ में आ रही है, अभिलेय पदार्थ होती क्या है, अभिलेय पदार्थ जैसे कि मान लीजिए कि ये वाटर है प्लस मिट्टी को ऐड कर दिया हम, जैसे कि मान लीजिए कि पानी था और पानी में हम मिट्टी डाल दिया, तो फिर पूरा घुल जाएगा, घुलेगा नहीं, पूरा विलय, तो विलयन तो नहीं बनेगा ना। जैसे आप शुगर और वाटर मिला रहे हैं, शुगर वाटर यानी नमक मिलाए वाटर मिलाए, तो घोल बन जाती है, वो तो घोल बन जाती है, आपको दिखाई नहीं देगा जो शुगर कहाँ है, नमक कहाँ है वाटर में। अगर आप मिट्टी डाल रहे हैं तो आपको मिट्टी दिखाई देगा कि नहीं, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा ना। आपका गिलास में अगर वाटर में आप मिट्टी डाल रहे हैं तो नीचे बैठ जाएगा आपकी मिट्टी। तो मिट्टी क्या होती है, यही है आपका है BaSO4, यह अवक्षेपन है, अवक्षेप। और अवक्षेप कौन सा अभिक्रिया में बनती है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में बनती है। और कौन सा डिस्प्लेस अभिक्रिया में बनती है, डबल डिस्प्लेस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होती है। समझ में आ रही? तो अभिलय पदार्थ होती क्या, अभिलय पदार्थ वो होती जो आपका पूरा पूरी घोल ना जाए, घोल नहीं बने, समझ रहे मेरे, यानी नीचे बैठ जाए। तो जैसे मिट्टी की बात करें, जैसे आपको इक्वेशन की बात करें, आपको उदाहरण दिए कि मिट्टी कैसे, मतलब मिट्टी और वाटर की बात करें तो आपका बन रहा है, अभिलय पदार्थ बन रहा है। तो उसी प्रकार BaSO4 एक प्रकार का अभिलय पदार्थ है, उसके नीचे बैठ जाता है, उसके नीचे बैठ जाता है, तो ये अवक्षेप है। तो यही आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का इक्वेशन है, ये अंतर है, यानी उसके बीच आयनों का आदान प्रदान होती है। देखो थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं आयनों की बारे बात करें थोड़ी सी, जैसे NaCl बनाया कि नहीं,
ये आपका BaSO4 प्लस क्या बनाया 2NaCl। 2NaCl हम सिर्फ आपको बता रहे हैं 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया। आयनों का आदान प्रदान की बात करें, आयनों की आदान देखिए NaCl तो होगा क्या, Na बनेगा क्या पॉजिटिव, Cl नेगेटिव बनेगा, मतलब यही आपका चार्ज आ जाएगा। तो जहाँ पे चार्ज हो रहा है तो आयनों का आदान प्रदान हो रही है। और आयनों का आदान प्रदान इसलिए होती है, सोडियम होती क्या है, सोडियम है 11 होती है 281, Cl क्लोरीन होते 17, ये आपका 11 होती है तो आपका 2,8,7 आएगा। तो ये हम क्या बोले परमाणु क्रमांक है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल। तो आपका सोडियम 11 में आती है और आपका क्लोरीन आपका 17 में, वो आपका परमाणु क्रमांक है। तो कौन सा आपका ये में रहेगा, पहला कक्ष में 2 एलिमेंट, दूसरा में 8, तीसरा में 1। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन क्या पहला में 2, फिर 8, फिर 7। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इससे साझेदारी करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इसको दे देगा क्लोरीन को, अगर एक दे दिया तो इसके चार्ज आएगा पॉजिटिव, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की तो उसका चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इसके बीच आयनों का आदान प्रदान हो रही है, इसके बीच आयनों की आदान प्रदान हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और कहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया में, आपसे सवाल पूछा गया MCQ में, कौन सी अभिक्रिया में, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयनों की आदान प्रदान होती है। तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया में तो होती है, लेकिन अगर विस्थापन अभिक्रिया में भी पूछ दे कौन सी होती है, सिंगल में नहीं होती है, डबल में होती है, समझ रही। और डबल में अपक्षेप का निर्माण भी होती है और आपका आयनों की आदान प्रदान भी होती है। आपसे सवाल पूछा गया कि अपक्षेपण का निर्माण कौन सी अभिक्रिया में होती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होती है, ओनली फॉर द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है, रियल लाइफ में सोचिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं अभी आ रहा तो आप क्या बोलते हैं, आप देख लीजिए वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख सकते हैं, और देखने के बाद आप में रियलिटी बोल रहे हैं, आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या आप समझते हैं, उदाहरण देकर समझाए। हम तो अभी बात किया अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या बात किया, जैसे कि अवक्षेपण का Na2SO4 की बात करें, किसके साथ रिएक्शन कर रही है, बेरियम क्लोराइड के BaCl2, ये भी एक्वियस फॉर्म में, जोलियो ये भी एक्वियस फॉर्म में। बना क्या रहा है, रिएक्शन होने के बाद आपको बना रहा है BaSO4 2NaCl। ये रिएक्शन है, इक्वेशन को 2Na किया, समझ रहे मेरी बात। तो ये क्या है, आपका सॉलिड बनाया, ये एक्वियस बनाया जोलियो। तो अपक्षेपण निर्माण कहाँ होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में होती है। तो यही बोल रहा है, यानी इसके बीच क्या होती है, आयनों का आदान प्रदान होती है। और इसका क्या कलर होता है, सफ़ेद। आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड घोल में जब हम मिलाते हैं, जब मिला रहे हैं तो क्या बनाती है, बेरियम सल्फेट बनाती है। और बेरियम सल्फेट कौन सी कलर की होती है, आपका सफ़ेद कलर की होती है। तो अपक्षेप होती क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की आदान प्रदान होती है, और आयनों के आदान प्रदान होने से क्या होती है, इसका अपक्षेप का निर्माण होती है। ये अपक्षेप है, अपक्षेप होती कि अविलेय पदार्थ होती है, अविलेय पदार्थों क्या होती है, अविलेय पदार्थों जो पूरी घोल न बने, जो पूरी घोल न, जैसे मिट्टी और आपका पानी की बात करें जो नीचे बैठ जाती है, जैसे गिलास में नीचे बैठ गया तो अपक्षेपण वही है, BaSO4 ये अपक्षेप है। और इसी को अपक्षेपण कहा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होती है, और जो अविलेय पदार्थ बनती है, जो अविलेय पदार्थ कौन बना, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना, वही आपका क्या है, आपका अविलेय पदार्थ है, और उसी को अपक्षेपण कहा जाती है। समझ में आ रही। और अपक्षेपण कौन सी अभिक्रिया में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में अभिक्रिया में होती है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, रियल लाइफ में पढ़े। और सवाल को ऐसे नहीं किया, आप सोच रहे क्या जे मैं आपका रासायनिक अभिक्रिया को 100 MCQ कर लिया, 100 MCQ कर लो तो कोई फायदा नहीं है, रट लो जिंदगी भर, फिर भी आपको कुछ होने वाला है नहीं। आप सोच रहे रासायनिक अभिक्रिया में 100 MCQ कर लिया और याद कर लिया, 2 दिन बाद फिर भूल जाते हो। क्यों भूलते हो, क्योंकि रियल लाइफ में सोचते ही नहीं हो। तो जब रियल लाइफ में सोचोगे तो आपको कोई भी सवाल आप खुद करते हैं। आप 100 क्वेश्चन किए थे, समझ रहे, आप पढ़े नहीं, 100 क्वेश्चन याद कर लिए, 5 दिन बाद आप भूल गए। आप पढ़िए, आप 500 सवाल बना सकते हैं खुद, आप खुद 500 सवाल बना सकते हैं, समझ रहे मेरी बात।
500 सवाल बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो। सवाल आपसे पूछा गया ऑक्सीजन के योग या हंस के आधार पर पदों को व्याख्या करें। समझ रहे, उपचयन अभिक्रिया होती क्या है, उपचयन अभिक्रिया होती क्या। बात करेंगे उपचयन की। उपचयन होती क्या है, यानी ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन की हंस होना। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आया। उपचयन अभिक्रिया होती क्या, देखो जैसे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन का जोड़ना, जैसे O2 जोड़ा तो MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कार्बन था, ऑक्सीजन जोड़ा CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का हंस हो। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। सिर्फ याद रखो उपचयन अभिक्रिया वही होती है जिसमें ऑक्सीजन जोड़ता है, और ऑक्सीजन जोड़ रहा तो आपका क्या है, आपको उपचयन अभिक्रिया का। जैसे मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसको भी बैलेंस करो, इसको बैलेंस करते तो यार 2Mg बनाते। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, कौन बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन भी देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। समझ में आ रही मेरी बात। उपचयन की अभिक्रिया की बात करें, अभी बात करेंगे अपचयन की। अपचयन की बात करें ऑक्सीजन के आधार पर, यानी ऑक्सीजन का हंस होना। हंस होना या हाइड्रोजन की जोड़ना, हाइड्रोजनों को जोड़ रहा है या ऑक्सीजन की हंस हो रही है, तो हम लोग उसको क्या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे, कॉपर ऑक्साइड बनाया, H2O बनाया। नहीं समझ में आया। ऑक्सीजन की हंस होना, जैसे कॉपर थे, कॉपर ऑक्साइड था, तो ऑक्सीजन के साथ भी ये भी जोड़ रहा है। देखो ऑक्सीजन के साथ क्या, हाइड्रोजन के जोड़ना, तो हाइड्रोजन के साथ क्या जोड़ रहा है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं या ऑक्सीजन का हंस होना। कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, ये हंस हो गया, चला गया हाइड्रोजन के साथ, बना क्या, कॉपर बनाया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हंस हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया होती है ये, अपचयन अभिक्रिया ये होती है कि ऑक्सीजन क्या हंस होना या हाइड्रोजन की जोड़ना, हाइड्रोजन जोड़ रहा है। नेक्स्ट आपका जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ अभिक्रिया किया, जिंक बनाया प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन रिएक्शन करके जिंक बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो ये होती क्या है, देखो ऑक्सीजन का क्या हंस हो रही है और किसी में ऑक्सीजन को जोड़ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है, उपचयन अपचयन दोनों हो रही है, देखो इसमें, और कोई भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है अभिकारकों में, तो हम उसको क्या बोले, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, या क्या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये क्या था, आपको अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण था, ऑक्सीजन का हंस होना या हाइड्रोजन का जोड़ना। समझ रहे, इसके बारे में डिटेल्स में आपको नहीं बता रहे, कुछ उतना समझ में नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात, सिर्फ बताया आपको जो ऑक्सीजन कैसे याद करें ऑक्सीजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन पहला के उपचयन में जोड़ना है ऑक्सीजन का, नेक्स्ट में अपचयन का हंस होना है, उसमें क्या हाइड्रोजन का हंस होना है, इसमें हाइड्रोजन का जोड़ना है। दो इक्वेशन याद करो, फिर आपका हो जाएगी एग्जाम, अगर पूछता है तो पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया, देखो
एक भूरे रंग का चमकदार एक्स की बाहु में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? एक भूरे रंग का चमकदार एक्स की बाहों में गर्म करने पर वह काले रंग हो जाती है। मान लीजिए एक्स कोई मेटल था, नॉन मेटल था, किसी को कोई पता नहीं, वो भूरे रंग की हो जाती है। जब उसमें गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन की सहायता से गर्म होगी। उसमें अगर हीट देते हैं तो ऑक्सीजन के सहारे तो हीट देंगे। तो वो क्या था, वो एक्स का नाम क्या होगा? एक्स का नाम होगा आपका कॉपर, Cu। तो क्या बोल रहे हैं, उसका नाम और काले रंग का यौगिक बनाते हैं। वो काले रंग का यौगिक बना रहे हैं, काले रंग का यौगिक बना रहे हैं। यौगिक की बात करें यानी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड होती क्या है? यानी टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट रहता है। जैसे कि H2 की बात करें, H2 तो ये क्या है? कंपाउंड नहीं है, ये आपका एलिमेंट्स है या मोलिक्यूल बोल सकते हैं। जैसे O2 ये क्या है? एलिमेंट्स है। लेकिन H2O क्या है? H2O कंपाउंड है, कंपाउंड। कंपाउंड ये क्या होते हैं? कम से कम मिनिमम 2 एलिमेंट्स अलग अलग रहना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ, इसलिए इसको कंपाउंड। तो इसमें भी एक कंपाउंड बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है। कौन सा कंपाउंड बात करें? जैसे कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CuO कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो यहाँ भी इक्वेशन कर दी। तो ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? रंग यौगिक का क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आया? कॉपर कोई आप मेटल था, मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? रियल लाइफ में सोचिए, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्या करते? क्या कि ये हम आपका थ्योरी में नहीं बताया, लोहे की वस्तु के बारे, पेंट के बारे, संचारण के बारे नहीं बात की है। लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं? ज़्यादा दिन चलाने के लिए। ज़्यादा दिन क्यों? क्या उसका खोई होती है कि नहीं? तो कोई भी वस्तु को हम लोग पेंट इसलिए करते हैं कि उसको संचारण बचाने के लिए, संचारण बचाने के लिए। संचारण होती क्या है? संचारण होती क्या है? देखो, संचारण इस प्रकार का है कि मान लीजिए कोई आपका लोहा पड़ा हुआ है, जैसे कोई आप सोच लीजिए गाड़ी आपका पड़ा हुआ है, गाड़ी बाहर में पड़ा हुआ, तो बहुत दिन बाद क्या होता है, उसमें आपका ब्लैक टाइप में आ जाती है, ब्लैक कलर में आ जाती है, कलर में चेंजेस आना, भूरे रंग में चेंज होना। तो उसको पेंट ये करके मन बचाने के लिए हम लोग पेंट करते। क्यों? संचारण। तो संचारण होती क्या है? यानी आपका नमी में होती क्या है? नमी में जैसे बात करेंगे, आपका एटमोस्फेयर में आपका H2O पाई जाती है। तो H2 किसके हिसाब से? गैस के हिसाब से पाई जाती है। नमी में या अम्लों के रिएक्शन में आपका क्या होती है? संचारित हो जाती है। और संचारण होने से आपका क्या है? आप देखें तो कि लोहे की वस्तु कुछ दिन बाद आपका भूरे कलर की हो जाती है, रंग में लाल कलर की हो जाती है कि नहीं? लोहे की वस्तु आप देखते हैं अपना घर के साइड में रखा हुआ है, देखते हैं 2-3 महीना के बाद वो कलर कुछ था पहले, और बाद में कुछ कलर हो गया। तो क्या किया? वो रिएक्शन किया, किसके साथ रिएक्शन किया? लोहा Fe। तो लोहा, जैसे लोहा किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किसके साथ कर रहा है? ये आपका एटमोस्फेयर में क्या पाई जाती है? आपका जलवायु की कौन पाई जाती है? तो जलवायु जो कौन है वो किससे बना हुआ? H2O से बना हुआ। तो उसके साथ रिएक्शन करके उसमें आपका रेड कलर की हो जाती है। तो इसलिए हम लोग उस वस्तु को संचारण के बचाने के लिए उस वस्तु के ऊपर पेंट करते हैं। कोई बहुत सारे लोग ग्रीस लगाते हैं, पेंट करते। क्यों पेंट करते हैं? कि उस संचारण बचाने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही आपका एक क्वेश्चन था, तो आप लिख सकते हैं अपने। जैसे ये भी बोल सकते कि बाहर में अगर खुले में रख देते तो अम्लों के साथ या नमी के साथ रिएक्शन करके ये अपना ऑक्साइड बदल देती है, और बदलने के बाद आपका लाल रंग बदल नहीं जाती। तो अगर लाल रंग हो रही है तो ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? संचारण बोला जाता है। और इस संचारण को बचाने के लिए लोहे की वस्तु के ऊपर हम लोग पेंट करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। बात करें कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है? देखो, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों की बात करें, तेल होती क्या है? फैट है। फैट होती क्या है? कोई भी मान लीजिए कि
वसायुक्त पदार्थों का हम लोग नाइट्रोजन में क्यों किया जाता है? आप अपने रियल लाइफ में आप चिप्स खाए हो, वेफर्स की बात करें, चिप्स की बात करें, चिप्स की बात करें या वेफर्स, ये चिप्स बोलो या वेफर्स बोलो, जो पोटैटो से बनता है, चिप्स खाए हो ना दुकान से खरीद के, समझ रहे? तो वो जो आपका पैकेट में रहता है ना, प्लास्टिक के पैकेट में, वो कौन सा गैस भरा जाती है? नाइट्रोजन। आपसे सवाल पूछा जाएगा एमसीक्यू में, आपसे सवाल पूछेगी कि आप जो चिप्स खाते हो उस चिप्स में कौन सा गैस भरा जाता है? चिप्स, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अरे होती क्या नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है ऑक्सीजन छोड़ के? तो सवाल आपसे पूछा गया तेल एवं वसा खाद्य पदार्थों नाइट्रोजन में क्यों प्रवाहित किया जाता? नाइट्रोजन में इसलिए प्रवाहित किया जाता कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ। मान लीजिए कि आपका घर में कोई वस्तु है, जैसे तेल है, मान लीजिए कि तेल है, आप खरीद के लेके आए, आप उसको खुला छोड़ दिए। मान लीजिए आप पीकेल है आपके पास, आपके पास घी है, घी क्या है? वो फैटी है, वही तो वसा युक्त पदार्थ है। आप घी को छोड़ दिए हैं कुछ दिन के लिए, या तेल है, तेल को आप खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ने के बाद होती क्या? कुछ दिन के बाद उसमें क्या होती है? आपका खराब हो जाती है, स्मेल में परिवर्तन होती है। क्या क्या होती है? गंध आना, गंध में आना, स्मेल, स्मेल यानी जो गंध आपका रहेगा वो खराब हो जाएगा। अगर टेस्ट में खराब होगा, टेस्ट आपको क्या होगा? स्वाद में आपका खराब हो जाएगा। कौन सी चीज़ खराब हो जाएगा? आपका तेल की बात करें, स्मेल में प्रॉब्लम होगा, और आपका किस में होगा? स्मेल में और टेस्ट में अगर खराब हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रियल लाइफ में सोचिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप बनाते हैं ना अपना घर में, जैसे कि बनाते हैं ना साल भर, कभी कभी आप लोग बनाते हैं, अचार की बात करें तो अचार भी खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है? आप लोग बोलते हैं कि नहीं, सब कोई टच करता है हाथ में, तो आपका हैंड से अगर टच करते हैं पिकल ये अचार को, तो वो खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है, हाथ में टच करने से वो खराब हो जाएगी। समझ रहे? वो सब बात की बात है। बात हम लोग रियल लाइफ में अगर सोचे ना, तो होती क्या? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। अगर कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीकरक बना देती है, ऑक्सीकरक, ऑक्सीकारक। अरे ऑक्सीकारक होती क्या है? अभी तो हम लोग बात किए, जैसे कि उपचयन अभिक्रिया होती क्या? उपचयन, तो यही तो है उपचयन, ऑक्सीजन का जोड़ना। अगर किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जोड़ रहे हैं, जैसे हम लोग क्या अचार को बनाया और रख दिया और खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ने के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन का वृद्धि होना मतलब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर किसी वस्तु में ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है तो वो वस्तु खराब हो जाएगी। और वो खराब क्यों होगी? ये उपचयित कर देगा। अगर ऑक्सीजन जोड़ रहा है, इसलिए ना तेल खराब हो जाती खुले में छोड़ देना, इसलिए उसको पैक करके रखा जाता है, ऑक्सीजन ना लगी। समझ रहे मेरी बात करें फूड की, खाना फ्रिज में क्यों डालते हैं आप लोग? आपका घर में फ्रिज है, फ्रिज में क्यों रखते हैं? बाहर में रखते क्यों नहीं? जैसे कुछ खाना बनाया, पनीर बटर मसाला बनाया, कुछ भी मिक्स वेज की बात करें, कोई भी खाना बनाया, चिकन की बात करें, कढ़ाई चिकन की बात करें, तो बना के रख देते हैं, कुछ देर के बाद देखते हैं, मान लीजिए कि 10 आवर्स के बाद देखिए वो खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। वो सब फैटी है, फैटी है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तो तेल से बना हुआ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ हमेशा रहेगा तो वो खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आना तो ही हो जाता, और उसका टेस्ट में बदल जाती है। तो टेस्ट में बदल जाना या स्मेल में बदल जाना, उसी को विकृत गंधित कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आप लोग फ्रिज में इसलिए खाना को रखा जाता है कि ऑक्सीजन को ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले आपसे, तो इसलिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है। समझ रहे मेरे? तो फ्रिज में आपको ऑक्सीजन गैस रहता नहीं, इसलिए वो आपका अच्छा रहेगा उसमें। बात करें चिप्स की, तो चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरा जाती है। ऑक्सीजन को हटा के किसमें भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस बना जाता है। किसमें? चिप्स में। जो आपके चिप्स खाते हैं ना दुकान के 5 रुपये वाला पैकेट का, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा गया एमसीक्यू में कि जो चिप्स के थैली होती है उसमें कौन सा गैस भरा जाती है? नाइट्रोजन। आपसे सवाल पूछा गया वसा युक्त खाद्य पदार्थ कौन सा गैस में भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस में। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस आपका रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो अगर कोई भी वस्तु मान लीजिए कि वो खराब हो जाती है, स्मेल में चेंज, टेस्ट में चेंज, तो उसको हम लोग विकृत गंधिता कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन युक्त कोई भी वस्तु करते हैं नाइट्रोजन में डालते हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी? चमका कि नहीं, बोलो चमका। तो इस प्रकार का आप लिख सकते हैं एग्जाम। पहले इसको मतलब रियल लाइफ में सोचिए, उसके बाद ही कोई भी सवाल करे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, स्टोरी के हिसाब से, कहानी के हिसाब से समझे। समझ रहे मेरी बात? आइए कुछ चीज़ों के बारे, संचारण के बारे बात करें। संचारण होती क्या है? एक संचारण की बात करें, दूसरी बात करें आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता संचारण की बात करें, मान लीजिए कोई वस्तु आपका कोई वस्तु मान लीजिए कि आपका वातावरण में पड़ा हुआ लोहे की वस्तु, वो क्या है, नमी, आर्द्रता या किसके संपर्क में आ जाती है, अम्ल के संपर्क में अगर आ जाती है तो रिएक्शन करती है और वो संचारण हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तु को हमारे एटमॉस्फेयर में आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके H2O के रिएक्शन करके आपका क्या लाल रंग हो जाती है लोहा की वस्तु। तो उसमें क्या एक प्रकार की परत चढ़ जाती है लोहे की वस्तु के ऊपर। क्या परत चढ़ जाती है? रेड कलर की। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं, यानी जंग लगना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। ये जंग लग गया, और जंग लग गया, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? ये शुद्धलेपन के विधि यूज करते हैं। हम लोग चैप्टर 3 में इसके बारे ज़्यादा जानकारी पाते, जंग लगने के बारे। और क्या करते हैं? इसको ग्रीस लगा के इसको बचाते हैं, लगाते हैं। तो अगर कोई वस्तु के ऊपर आपका चेंजेस होना, रिएक्शन हो रहा है, चेंजेस होना, जैसे लोहा था उसके ऊपर आपका क्या चेंज है, जैसे आपको बहुत सारा मेटल है, आप बोलोगे सोने के साथ क्यों नहीं होता है? गोल्ड की साथ बात करें, आप लोग पहनते हैं ना गोल्ड, गोल्ड पहनते हैं तो आपका कलर में चेंजेस नहीं होती, क्यों? अरे रिएक्शन करता नहीं भाई, कम क्रियाशील वाला एलिमेंट है, बहुत ही कम क्रियाशील वाला एलिमेंट है। समझ रहे मेरी बात? तो वो सब रिएक्शन नहीं करता है। गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, लोहा की बात करें, अधिक अभिक्रियाशील है, जो इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके उसके कलर में चेंजेस लाती है, लाल रंग हो जाती है, तो उसको हम लोग संचारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना आपका संचारण है। बात करेंगे कोई भी आपका मेटल का ले लीजिए, समझ रहे, कॉपर एलिमेंट्स का लीजिए, वो सब संचारित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोले? संचारण बोलते हैं। यानी किसी भी आपका एरिया में अगर नमी, आर्द्रता, इसके संपर्क में कोई वस्तु आ रही है और उसमें लोहे की वस्तु के ऊपर अगर कोई आपको परत पड़ जाती है और कलर में चेंजेस आती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संचारण करते। बात करते हैं विकृत गंधिका, वही है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ। विकृत गंधिका के बारे में बात करें तो आपको क्या होगा? खाद्य पदार्थ होती है, जैसे तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, तेल से जो ही बना हुआ है। बात करें घी की, तेल की, तो खुला छोड़ देने पे क्या होती है? उपचयत हो जाती है। उपचयन होना मतलब क्या है? उपचयन होना यानी ऑक्सीजन की जोड़ना, यही तो है ऑक्सीजन के जोड़ना। अरे ऑक्सीजन जोड़ने के क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या हो जाती है? ऑक्सीकारक हो जाती है, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक हो जाने से क्या आता है? आपका गंधा में, आपका स्मेल में आपका स्मेल आएगा, और टेस्ट में आपका स्वाद में प्रॉब्लम आएगा। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग क्या होती है, जैसे अचार बना रहे हैं, अचार को आप लोग खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद खराब हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात? ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मिल रहा है तो खराब तो होगा, इसलिए उसमें क्या है, उसको अच्छी तरीके से, जैसे बोतल की बात करें, बोतल में अचार रखा, उसको ढक्कन जो है, जो उसका ढक्कन है, कैप है, उसको कैप को अच्छी तरह से लगाइए, उसको ओपन मत करिए जब तक आप बन नहीं रहा, धूप में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, खराब नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। बोतल के अंदर आपका जो कैप है उसका अगर लगा के रख के धूप में रखते हैं तो आपको ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा यानी खराब नहीं होगा। समझ रहे? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन में इसलिए युक्त किया जाता है कि वो खराब ना हो, खराब से बचाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? खराब से बचाने के लिए नाइट्रोजन से, उसको नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। चिप्स की बात करें तो वो भी नाइट्रोजन से भरा जाती है। और बात करें एरोप्लेन की व्हील की, चक्का की, उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा जाती है। समझ रहे मेरे? क्या कि नाइट्रोजन गैस एक प्रकार का आपका कोल्ड गैस है जो रिएक्शन उतना करता नहीं है। समझ रहे?
एरोप्लेन की जो आपका व्हील होती है, चक्का होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस है, क्या कि उसमें रिएक्शन होने के बाद भी आप फट सकता है ना, रिएक्शन होने के बाद उसका चक्का फट सकता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और चिप्स के थैलियों में आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, समस्या, बट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, समझ रहे। तो इस प्रकार पढ़िए कि आपको अच्छी तरीके से आ जाए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, आप इस वीडियो को 1 या 2 या 3 बार देखिए। और कोई भी सवाल, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप कर सकते हैं। 2 या 3 बार रिविजन करिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए और ज़बरदस्त पढ़िए। बट ये नहीं कि आप अच्छी रिजल्ट के लिए पढ़ रहे, अच्छी रिजल्ट के लिए मत पढ़िए। अच्छी रिजल्ट के लिए आपका कमी को दूर करें, आपका कमी क्या है उसको समझिए पहले। आप रिजल्ट के पीछे मत भागे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको पीछे भाग जाएगा, आपका पीछे जरूर रहेगा। आपका कमी क्या है उस कमी को देखिए और आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। समझ में आ रही मेरी बात। बट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका चेंज करें, और ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा समय है, एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, उसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। आपका जो जो चैप्टर है, बात करेंगे साइंस और मैथ की तो मैं वीडियो बहुत सारा बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, कहानी के हिसाब से बताया हूँ। बट आज के लिए यहीं तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।